हेलो एंड वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर को और ये जानेंगे कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कोर्स के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के मैराथन की क्लासेस के माध्यम से, या जो हमने टेस्ट एमसीक्यूज करवाए हैं अपनी क्लासेस में, उसके माध्यम से हम 2025 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को किस हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों के लिए एक तरीके से हिट रेशो क्लास लेकर आया हूं। जितना मुझे समय मिला उतने मैंने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो यहां पर अलग अलग क्लासेस से, अलग अलग बैचेस में से निकाले हैं। शायद एक दो स्क्रीनशॉट्स हमारे से आज रह भी गए, क्योंकि हर चीज को इकट्ठा करना भी हमारे लिए बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सी क्लासेस जो हैं वो इकोनॉमिक्स की होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में इस बार हमारे पास करीबन 17 से 20 क्वेश्चन आए। अगर हम करंट अफेयर को निकाल दें तो हमारे पास प्योर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन भी इस बार काफी अच्छे जो है वो मात्रा में नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को हम यूपीपीएससी वाला के बैच से या इनके यूट्यूब चैनल से या इनके मैराथन से सॉल्व कर सकते हैं? आइए जानते हैं। तो ये आपको नजर आएगा कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो यहां पर बात कर रहा है विश्व बैंक के बारे में और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, और यहीं पर मैं आपको नजर आऊंगा वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ाते हुए। अब यहां पर सवाल ये क्या पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बोला जा रहा है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है। तो क्या हमने इसको हमने क्लास में डिस्कस करा? तो आपको ये नजर आएगा, यहीं पर ही हमने मैराथन लेक्चर, ये यूट्यूब पे चल रहा हुआ है, यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रेटन वुड संस्थान। वे संस्थाएं हैं जिन्हें 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के दौरान ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में स्थापित किया था, और इसमें लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो ये आपको नजर आएगा कि हम अपनी क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये यूट्यूब में पढ़ाया गया है, और ये आपको नजर आएगा ये पढ़ाया गया है हमारे पेड बैचेस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई खास अंतर नजर आएगा आपको, दोनों जगह पर हम लोग शिक्षा जो है वो एक समान ही प्रदान कर रहे हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है, दूसरा कथन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमश वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में स्थित है। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों जो ब्रेटन वुड जुड़वा हैं, उन दोनों के जो मुख्यालय हैं, जो दोनों के यहां पर वो मुख्यालय हैं, वो दोनों के दोनों वाशिंगटन डीसी में है। अब देखिए यहां पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, यहां पर हमारा आ रहा है तो हम दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने ऊपर लिखा हुआ है वाशिंगटन डीसी। साथ ही में ही आप ये देखेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंग्लिश बैच सक्षम में पढ़ाया जा रहा है। तो ये सक्षम बैच में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। आप ये देखेंगे कि ये पुरानी क्लास है, मेरे ख्याल से ये क्लास होगी हमारी जो जून जुलाई में चल रही थी। तो ये पता चलता है कि ये जो पूरा क्वेश्चन है हमारी क्लास से सॉल्व हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यहां पर बात करी जा रही है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से कथन सही हैं। तो यहां पर यह बात करी गई है, यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। इसको हमने कितनी कक्षाओं में जो है उसके बारे में हमने इसका विश्लेषण करा है। साथ ही में 1997 में क्या इसके अंदर सुधार लाए गए, फिर सन 2010 में क्या सुधार लेकर आए गए, हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि पहली स्टेटमेंट में कोई भी हमें डाउट होना चाहिए, सबको पता है कि यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रीसनर ने किया। अब यहां पर इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा पाकिस्तान अर्थशास्त्र महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्र जिनका नाम है अमर्त्य सेन, उन्होंने किया हुआ है, और इट इज यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। तो यह पूरा क्वेश्चन भी हमारी इस क्लास से पूरा का पूरा सॉल्व हल करा जा सकता है। ये जो यूनाइटेड नेशन है ये इससे पिछली वाली स्लाइड में था, तो शायद हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ऐड नहीं करा जो पीपीटी बनाया है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर बात करी जा रही है और बोला जा रहा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यह बोला जा रहा है कि इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि बहुआयामी, ये हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं,
पॉवर्टी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ करके आपको चैप्टर नजर आएगा, 177 लाइक के आसपास है और ये क्लास 1 घंटा 18 मिनट की है, ये यूट्यूब पे चली है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और ये 2010 लिखा हुआ है, हमने बताया क्लास में। अब ऐसा तो है नहीं कि सब लिखित में पढ़ाएंगे, हम लिख कर बताएंगे कि भाई 2010 में इसको लेकर आया गया। अब बोला जा रहा है यह अत्यधिक गरीबी को मापता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था पेपर से 1.5 महीने पहले, हमारा निर्णायक बैच चला था यूपीपीएससी वाला में। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल का आप नाम देख सकते हैं। यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है। ये वाला भी देखेंगे आप, ये वाला भी हमने करा है। यहां पर आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है $1 वाला क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो भी यहां पर गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। $1.90 प्रति दिन के हिसाब से आप खर्चा करेंगे, $2.15 के हिसाब से, और अब हो गया है $3 2025 में। ये भी हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये भी हमारी क्लास यूट्यूब पे चल रही है, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या नजर आएगा कि इस स्टेटमेंट की, इस क्वेश्चन की जो दोनों कथन है वो हम यहां पर अपने क्लासेस से सॉल्व कर सकते हैं, और ये निर्णायक बैच की बात हो रही है। पर वो सारे बैचेस हमारे प्रीलिम्स के एंड में आते हैं, आखिर में आते हैं, है ना। कोर्सेज हमारे पहले चलते हैं। अब यहां पर ये सवाल देखिए, यहां पर बात करी जा रही है निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सुरक्षा के आयाम नहीं है? उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही। अब मैंने इसको अंग्रेजी में पढ़ाते हुए नजर आ रहा हूं। ये यूट्यूब पे क्लास चल रही है, 40 मिनट की क्लास है। क्लास का नाम है खाद्य सुरक्षा। आप देखेंगे यहां पर मैंने 3 आयामों को डिस्कस करा है, जैसे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। इसमें चौथा आयाम नहीं है, वो है जवाबदेही, और आंसर भी इसका यही है, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहां पर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब जो चीज है वही हमने यहां पर लिख दी है। देखिए यूट्यूब पर ही क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा यहां पर आपको नजर आएगा, वो है गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन। तो सब बच्चे, हर टीचर बोल रहा भाई क्रोनोलॉजी डाल दी। हर टीचर को इस बारे में भी पता होना चाहिए कि आयोग किस तरीके से सोच सकता है। हम इन सारी चीजों को इसलिए पहले से ही पढ़ा कर रखते हैं क्योंकि हमें पता है आयोग ये सारी चीजें पूछ सकता है, और ये अक्सर ये देखने को हमें मिला है। अब सवाल ये पूछा गया कि लकड़ावाला समिति, गरीबी से संबंधित जितनी भी समितियों का सरकार ने गठन करा है उसमें से कुछ समितियों को दे दिया और बोल दिया कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। अब आप ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है दांडेकर और रथ समिति। ये यूट्यूब पर क्लास चल रही है। ये क्लास में आप देखेंगे, क्लास में लिखा हुआ है यहां पर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारी टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। पावर्टी हमने 2 हिस्सों में करा था, आप चेक कर सकते हैं जाकर। निर्णायक बैच है हमारा यूपीपीएससी वाला पे ही। आप इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, ये क्लास का नंबर भी लिखा हुआ, आपको ये पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहां मिल जाएंगे। ठीक है, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं ये तो एडिटेड है, एडिटेड नहीं है, अभी भी ये क्लास वहीं पर ही है, आप जाकर देखिए। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट 8:29। तो ये सारी चीजें आपको वहीं नजर आएंगी। क्रोनोलॉजिकल में दांडेकर और रथ कमेटी 1971 यहां लिखी हुई है। फिर उसके बाद सवाल आता है भाई तेंदुलकर समिति के बारे में, तो नहीं, फिर आता है लकड़ावाला समिति के ऊपर, तो लकड़ावाला 1993 यहां लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आती है हमारी यहां पर तेंदुलकर कमेटी, वो यहां पर लिखी हुई है, और आती है रंगाराजन कमेटी, वो आती है 2014 में। ये चारों के चारों क्रोनोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे हमारे इस यूट्यूब के निर्णायक बैच से करा जा सकता है। ठीक है, हर जगह आपको नजर आएगा, टाइम चेंज हो रहा है, आप इस क्लास को जाकर देख सकते हैं। इट इज स्टिल अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब। अब ये देखिए यहां पर अक्सर ये थे, वैसे तो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं ये पर्यावरण का हिस्सा है, पर हमारा जितना मतलब कोशिश होता है कि बच्चे को फायदा पहुंचाया जा सके वो हम करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए यहां पर सतत विकास लक्ष्यों के कुछ नंबर बता रखे हैं कि ये कौन सा है। हम अपने क्लास में अक्सर बच्चों को बोलते हैं देखिए ये पर्यावरण का हिस्सा है, लेकिन कभी कभार इसको इकोनॉमिक्स से भी जोड़ दिया जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम आपको इसके बारे में क्लास में हल्का सा पढ़ा देंगे और आपको एक हैंडआउट प्रोवाइड करवा देंगे। तो हमने देखिए हैंडआउट कर प्रोवाइड करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। ये नया बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ है, सक्षम बैच हमारा और प्रथम बैच। तो हमने इंग्लिश में हैंडआउट अलग दिया, हमने हिंदी में हैंडआउट अलग दिया, और दिया 24 सितंबर 2025 को।
ये जितने भी लक्ष्य यहां पर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपको नजर आ जाएंगे कि ये इंग्लिश में हमने दिए हुए। हिंदी वाला हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ, दोनों हमने हैंड आउट दिया। पेपर हमारा कब हुआ है? 12 अक्टूबर को। हमने हैंड आउट पहले दे दिया था 24 सितंबर 2000। ये हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम पर चेक करना है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे गोल नंबर 1 नो पावर्टी यहां पर नजर आ जाएगा। गोल नंबर 3 ये नजर आ जाएगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल नंबर 4 हमारा यहां पर आ जाए क्वालिटी एजुकेशन, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गोल नंबर 6 हमारा है क्लीन वाटर, तो स्वच्छ आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता। ये भी सब हमारा पूरा यहीं से ही हो रहा है। अब ये और हमने एसडीजी और आगे के दे रखे हैं, हैंडआउट पूरा दे रखा है। यहां पे आगे देखेंगे, यहां पर बात करी जा रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। तो ये भी हमने अपनी पेड क्लास में एमसीक्यू निकाला हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो यहां पर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हाउ अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हाउ मच मैक्सिमम क्रेडिट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो हम बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा अधिकतम ऋण कितना दिया जा सकता है। तो क्योंकि ये न्यूज में था, 2025-26 के बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर एक नई श्रेणी को जो है वो जोड़ा था। अभी तक 3 श्रेणियां थी, किशोर, शिशु और तरुण। तरुण प्लस श्रेणी को लेकर आया गया। ये देखिए, मैं यही सब डिस्कस कर रहा हूं। शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर में 5 लाख तक का लोन और तरुण में 10 लाख। अब तरुण प्लस में 10 से 20 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। अब इसको कौन सी, देखिए यहां पर लिखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर, हिंदी में लिखा है वित्त मंत्रालय, यूनियन बजट 2025, रिवीजन ऑफ क्रेडिट लिमिट, यानी कि जो ऋण की सीमा है उसके अंदर संशोधन करा गया है। आंसर बैठेगा हमारा केवल 3, केवल 3 का मतलब है वित्त मंत्रालय। तो ये डायरेक्टली हमारी क्लास से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन के द्वारा जारी की जाती है। तो आंसर है यहां पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखिए सवाल, देखिए ये बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कौन सी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपको नजर आएगा। यहां पर हम इसको देख रहे हैं और मैं क्लास में भी बता रहा हूं कि देखिए यूपीएससी ने यह सवाल 2017 में पूछा था। हमने बोला ना यूपीएससी से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, उसको रीफ्रेस कर दिया जाता है। अक्सर मैं अपनी इंग्लिश की क्लासेस में वर्ड यूज करता हूं री इंजीनियरिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन को वापस से इंजीनियर करा जाता है। अब देखिए वही क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछ लिया कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ओनली वन, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है। हमने सवाल क्या पूछा हुआ, हमने देखिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए मिला। लागत अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र, मूल्य क्रिया अर्थशास्त्र और यहां पर सतत विकास अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था यहां पर किसको, हमारे अमर्त्य सेन जी को। और इनकी 2 यहां पर अप्रोच थी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, कैपेबिलिटी अप्रोच और एंटाइटलमेंट अप्रोच। एंटाइटलमेंट अप्रोच के बारे में बात करी जा रही है यहां पर, जिसको हम अधिकार की अवधारणा बोलते हैं, और इसका जवाब है यहां पर अमर्त्य सेन, केवल 4। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, राइट। तो ये भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। अब निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की जाती है। ये क्वेश्चन वापस से ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये बोला जा रहा है कि आईएमएफ के द्वारा करी जाती है। तो ये किसके द्वारा करी जाती है, यही चीज आपको यहां पर समझनी है। इसका आंसर है वैसे यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे इसमें यहां पर हमने भी गलत कर रखा है, यहां पर इसका आंसर होना चाहिए ए 1 ओनली। यही क्वेश्चन ही गलत है यहां पर, इसका आंसर 1 ओनली होना चाहिए, ठीक है। आंसर है यहां पर जो वैश्विक वेतन रिपोर्ट है ये लेकर आई जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यही पॉइंट जो है वो आपको यहां पर क्लास में समझना है कि आप अपने टीचर के ऊपर भरोसा करिए। ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस बार पेपर कर कर आए हैं, लेकिन पेपर आने के बाद कहते हैं कि सर आपने बजट के बारे में बोला था बजट के बारे में, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज करने को बोला था। सारी चीजों को तो हमने बोला कि करना है। पहले हमारा जो पेपर था वो ऐसा पेपर था कि आप बजट
इकोनॉमिक सर्वे, डेटा को पढ़ेंगे, करंट को पढ़ेंगे, हम कर ही आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको यहां पर इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो यहां पर खत्म करना है। एंड जब तक आप इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस नहीं खत्म करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। लेकिन अभी भी मैं यही बोलूंगा, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें अच्छे से पढ़ें, किसी को भी आधा अधूरा आगे से और पीछे से ना पढ़े, जिसको भी पढ़े पूर्ण रूप से पढ़े। तो यहां पर बात करी जा रही है मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? अक्सर ये हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं ये समावेशी विकास पर पढ़ाते हैं, समावेशी विकास में। तो समावेशी विकास में आपको नजर आएगा, समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि जब आप सभी वर्गों को समाज में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि हो रही है तो सभी वर्गों को जो है उसका लाभ मिले, हम उसको समावेशी विकास कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज जो है वो ये समझनी है कि अगर मुझे यहां पर अपने देश में लोगों को उनको खुश रखना है या मानव पूंजी विकास करना है तो मुझे दो चीजों पे काम करना होता है, और वो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे कि बोलोगे ना, पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया, स्वस्थ रहोगे तभी काम कर पाओगे। यही सवाल यहां पर पूछा गया है आपका अभिकथन और कारण में। तो यहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाती है। ये भी हमने अपना पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो समावेशी विकास में ही पढ़ाया और मानव विकास में भी पढ़ाया। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी से भी निकलता है। आप क्लास 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां से ये डायरेक्ट टॉपिक निकल कर आता है। वैसे ही हम अपने जो भी 360 डिग्री बैच होते हैं उसमें हम एनसीईआरटी खजाना बैच भी, खजाना क्लासेस देते हैं, जिसमें आपके मैंने ही पढ़ाए हुए जो 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी है वो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, और यूट्यूब पर भी इसको उपलब्ध जल्द ही करवाया जाएगा। राइट। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको नजर आएगा ये पेड क्लासेस है, आपको नजर आएगा कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहां पर पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए ये सवाल भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक से ही पूछा गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि लेकर आई जाती है यहां पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफर्ड पॉवर्टी हेल्थ इनिशिएटिव के द्वारा, वो बताते हैं कि यहां पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और यहां पर शिक्षा। और जो जीवन स्तर के यहां पर 6 संकेतक हैं, ऐसे कुल मिला के इसमें 10 संकेतक हैं, हमने लिखा होगा इस बारे में, 2 और 6, तो ये 10 संकेतक हैं। अब जीवन स्तर में 6 संकेतकों में से 4 संकेतक आपको दे दिए। यहां पर देखिए, एक तो शिक्षा है, तो इलिटरेसी यानी कि ये बिल्कुल एक संकेतक है। स्वास्थ्य के बारे में बात करी जा रही है, सॉरी, सुरक्षित पेयजल के बारे में बात करी जा रही है, ये जीवन स्तर का एक संकेतक है। अब आप बोलोगे सर यहां पर लिखा हुआ नहीं है ना? हमने एक्चुअली में ये सारी चीजें डिक्टेट करवाते हैं क्लास में, तो हमने ये डिक्टेट करवाई। 10 संकेतक में से एक हमारा सुरक्षित पेयजल भी होता है, तो ये दोनों के दोनों गरीबी के संकेतक हैं। बात आती है रोजगार के अवसर, तो यहां पर आप देखेंगे जो जीवन स्तर है यहां पर कोई भी रोजगार के अवसर के बारे में बात नहीं करी जाती है। फिर चौथा है घर का आकार, यहां पर आपको पता होना चाहिए जीवन स्तर में एक संकेतक होता है जिसको हम बोलते हैं आवास। आवास का मतलब होता है हाउसिंग, लेकिन कभी भी यहां पर आवास के आकार के बारे में बात नहीं करी गई है। तो यहां पर घर का आकार जो है वो यहां पर गरीबी का संकेतक नहीं बता सकता। तो यहां पर पूछा जा रहा है नहीं है, कौन से निर्धनता के सामाजिक संकेतक नहीं है, तो 3 और 4 नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही जो क्वेश्चंस हैं आपको हमारी क्लासेस में नजर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे स्कीम्स के माध्यम से भी आए हुए हैं, और मैंने उनको अपने मैराथन 300 500 मैराथन में भी पढ़ाया है, लेकिन हमें उसके स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहे हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स को पता है, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़कर आए हैं उनको खुद पता है कि सवाल यहां पर कितने सही हैं, कितने सही निकल रहे हैं। बट एक स्टूडेंट यहां पर उसका कर्तव्य ये रहता है कि हम अपने टीचर पे भरोसा कर टीचर को फॉलो करें। जिस दिन आपने बोल दिया ना कि सर ये मेरा भरोसा है, आप रखिए, हम इसको आपको दे रहे हैं, आप हमें आगे बढ़ाइए, तो उस दिन आपको जो है वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको ये निर्णय नहीं लेना कि मुझे वहां जाना है, मुझे यहां जाना है। आपको मुझे पता है कि मुझे बस अब सीधा जाना है। तो इसलिए जीवन में मैं ये नहीं कह रहा मुझे चुने, जीवन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुद पढ़े, मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को भी किसी भी गंतव्य पे पहुंचना है तो उसे गुरु की तलाश जरूर करनी पड़ेगी। जैसे ही एक भक्त जो है वो भगवान से तब मिलता है जब उसे गुरु मिलता है, वैसे ही एक जो यहां पर हमारा
स्टूडेंट होता है, एक छात्र होता है, उसका गंतव्य है परीक्षा में सफलता पाना। तो परीक्षा में सफलता पानी है तो गुरु का हाथ पकड़ना पड़ेगा। गुरु चुनने का काम भी तुम्हारा है, क्योंकि तुम किसको गुरु चुनते हो। तो यहीं पर आपको अपना निर्णय लेना होगा कि यहां पर आप अगले साल की अगर तैयारी कर रहे हैं या 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर किस तरीके से यहां पर अपनी परीक्षा को या तैयारी को लेकर आना चाहते हैं। राइट, आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आप सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आपने बोला कि क्वेश्चन तो आपके निकल रहे हैं 15-16, थोड़ा हमें बता भी दीजिए, तो मैं उसी को ही बताने आज आया हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।